वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। आप भी अपना एनालिसिस करिए इन्वेस्टमेंट से पहले। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसा कि हम जानते हैं 1968 में बनी थी। टाटा ग्रुप की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विस एक्सपोर्टर है। ये बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस कंसल्टिंग का ये काम है। ऑलमोस्ट ये कंपनी काम करती है 50 से ज़्यादा देशों में। ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से, उसमें टीसीएस का नाम बहुत बड़ा है। टीसीएस कितना बड़ा ग्रुप है उससे ये पता चलता है कि रसोई के नमक से लेकर समुद्र के पुल पर यूज़ होने वाला सरिया बनाने वाली कंपनी टाटा ग्रुप, उसका 22% रेवेन्यू अकेले टीसीएस से आता है। और उस रेवेन्यू में से भी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है या एनुअल प्रॉफिट होता है उसका 53%, टाटा ग्रुप का 53% प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिर्फ टीसीएस से आता है। ये ग्रुप का एक फाइनेंशियल बैकबोन है और बहुत ज़बरदस्त अर्निंग्स पिछले कई सालों से टाटा ग्रुप को दे रहा है। इसलिए टीसीएस मतलब एक तरह से टाटा ग्रुप की बैकबोन कही जा सकती है। टीसीएस का बिजनेस मॉडल सिंपल है, B2B सेगमेंट में ज़्यादा काम करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विस मॉडल में। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबल कंपनीज़ के साथ ये करता है, उनके आईटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए या सॉफ्टवेयर नीड्स के लिए। इसके साथ ही फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या समय के साथ बढ़ते हुए प्राइसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी करती है ग्लोबल ब्रांड्स के साथ। रेवेन्यू कहाँ से आता है इस कंपनी का? मेजरली ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू अकेले नॉर्थ अमेरिका से आता है। नॉर्थ अमेरिका में जैसा हम जानते हैं कि 2 अमेरिका हैं, एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 बड़े देश हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। उसमें से 50% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। उसमें से भी फॉर्च्यून 500 बेस्ड कंपनीज़ में से कई बड़ी कंपनीज टाटा टीसीएस के साथ काम करती है। उसके बाद नंबर आता है यूके का, यूरोप का, जो ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू देते हैं। भारत और एशिया 15% से कम रेवेन्यू इस कंपनी को देते हैं। यानी टीसीएस ट्रूली एक ग्लोबल कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड लेवल की हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के साथ काम करती है, यानी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करती है। उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कंपनी मैनेज करती है। तो हम तो इस कंपनी को छोटा सा समझ लेते हैं क्योंकि इंडिया का तो लेस देन 15% जो इसका रेवेन्यू है वो इंडिया और एशिया से आता है। और इंडिया का अकेले की बात करें तो इसके ग्लोबल रेवेन्यू का सिर्फ 6% इंडिया की डोमेस्टिक नीड्स से आता है। बाकी मोर देन 50% अमेरिका से आ रहा है। उसके बाद 25% यूके और फ्रांस और जर्मनी इनसे आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी का लेवल है ऑटोमेटिकली। इंडस्ट्री वर्टिकल, किस इंडस्ट्री वर्टिकल के साथ ये कंपनी ज़्यादा काम करती है? BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस लार्जेस्ट शेयर है। ऑलमोस्ट 32% रेवेन्यू BFSI से आता है। उसके बाद रिटेल और कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स 15%, टेलीकॉम मीडिया 15%, मैन्युफैक्चरिंग 10%, लाइफ साइंसेज 10%। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कंपनी काफ़ी सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट बाद में देखेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर 20 ईयर्स, अगर पिछले 20 साल की मैं बात करूं टीसीएस के लिए, तो पिछले 20 साल से लगातार ये कंपनी नेट प्रॉफिट में रही है। 2005 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2677 करोड़ रुपए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते 42,000 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर CAGR की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का CAGR इस कंपनी ने मेंटेन किया है ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अगर 2005 में किसी ने TCS में इन्वेस्ट किया है 2,500 रुपया, तो आज वो 42,000 बन गया। ओके, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर डिविडेंड्स, 70% से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट का रेशियो है। 45 पर शेयर इन डिविडेंड्स फाइनेंशियल ईयर 25 में दे चुके हैं। 3200 रुपये के शेयर पे 45 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमेशा की तरह यही बात हम ध्यान रखें कि ये बुक वैल्यू पे होता है, ना कि शेयर वैल्यू पे। टाटा सन्स के जो स्टेक है टीसीएस के अंदर, उसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो टाटा सन्स की 80% ऑफ देयर डिविडेंड इनकम कम्स फ्रॉम टीसीएस। यानी जितनी भी कंपनीज के शेयर हैं टाटा सन्स के पास, उसमें से 80% रेवेन्यू, 80% जो डिविडेंड, यानी सपोज 100 रुपये डिविडेंड के शेयर इनकम टाटा सन्स के पास आती है, तो उसमें से 80 रुपये टीसीएस के पास आता है। टीसीएस की कोर स्ट्रेंथ ये है कि इसका हाई क्लाइंट रिटेंशन है, ओवर 90%। स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल है, 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ ये कंपनी काम करती है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रांड है, एग्जीक्यूशन की स्पीड है, स्केलेबिलिटी है,
इस कंपनी के पास वो सब कुछ है जो इसे बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एलिजिबल बनाता है, और ये जीतती है। ये कंपनी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। अब ये तो मैंने आपको बताया इस कंपनी के बारे में अच्छी बातें। अब इस कंपनी के बारे में अगर आपको 2-4 ऐसी बातें जाननी हो जो कंपनी को एक गलत ट्रैक पर ले जा सकती है या कंपनी के स्टॉक के साथ मजाक कर सकती है। रिस्क एंड वीकनेस, जो सबसे बड़ा रिस्क और वीकनेस टीसीएस में इस समय नज़र आता है वो 2 नज़र आते हैं। एक एआई रिवोल्यूशन जो आ रहा है, जिसमें भी जनरेटिव एआई जो ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। दूसरा टैरिफ वॉर जो अमेरिका ने स्टार्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, टीसीएस हैविली रिलाइज ऑन नॉर्थ अमेरिका एंड बीएफएसआई क्लाइंट्स। जो टीसीएस का 50% रेवेन्यू एक ही कॉन्टिनेंट से आता है, नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों से आता है, और उसके बाद जब 32% रेवेन्यू बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से आता है, तो ये एक पोटेंशियल वीकनेस भी बन जाती है कि अगर इस सेंटर पे अगर किसी ने अटैक किया, किसी ने हर्ट किया, अटैक से मतलब कोई और नई कंपनी अपना फोकस इन एरियाज़ पे करे या इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को दूसरी कंपनी ले जाए, या किसी कारण से इन सेगमेंट्स में उतनी अर्निंग ना रह पाए, या किसी कारण से ये देश उतना रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए टीसीएस के लिए, तो एक प्रॉब्लम होने वाली है टीसीएस को। जिसमें भी 2 सबसे बड़े नाम मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और टैरिफ वॉर। इसके अलावा एक्सेंचर, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और जितने एआई बेस्ड प्लेयर्स हैं, डेली नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एम्प्लॉय एट्रिशन रेट हाई है, सैलरी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आईटी में सैलरी इन्फ्लेशन बाकी सेक्टर्स के मुकाबले काफ़ी हाई है। इसी वजह से हाई एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो आईटी प्लेयर्स होते हैं, आईटी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी इनकम काफ़ी हाई होती है, और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि व्हेन वी आर मेकिंग बिलियन डॉलर्स वी एक्सपेक्ट मिलियंस एटलीस्ट। सो ये रिस्क और वीकनेस है फाइनेंस, एक्सेप्ट हार्डकोर फाइनेंस की। और कंपनी की जो कॉन कॉल हुई, मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी किस दिशा में जाने की सोच रही है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर क्या होंगे टीसीएस के लिए? नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा नाम होने वाला है आने वाले कई सालों तक। एग्जैक्टली 2025 अप्रैल के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं नहीं जानता कि आने वाले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस दिशा में होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्सेस होता है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शानदार रेवोल्यूशन के तौर पर आता है जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब होता है, तो नेचुरली कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्राइव करेंगी, इस एआई रेवोल्यूशन को ड्राइव करेंगी। उनमें सेट प्लेयर्स का नाम डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं है कि टीसीएस को नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस दिशा में जा रहा है, दे नो दैट, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने वर्कफोर्स को स्किल करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, एनालिसिस भी कर रहे होंगे, रिसर्च भी हो रहा होगा, एक रिसर्च विंग भी होगी कि यहाँ से कहाँ 2025 में अब तक जो कस्टमर्स ने डिमांड किया, मैनुअल कोडिंग का डिमांड किया, या किस तरह के आर्किटेक्चर का डिमांड था, या डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही थी, किस तरह का क्लाउड इंटरफेस या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए था हमारी नीड्स को, कैलकुलेशंस को, डेटा स्टोरेज को, डेटा लुकअप को, या डेटा मैनिपुलेशन को, डेटा एनालिसिस को। अब यहाँ से कहाँ जाना है? एआई के बढ़ते यूज़ के साथ, या डेटा की यूज़ के साथ, डेटा के मैनिपुलेटिव रिक्वायरमेंट्स के साथ, डेटा के एनालिसिस की बढ़ती हुई नीड के साथ अब यहाँ से कहाँ जाना है? टीसीएस इस पर डेफिनेटली काम कर रहा है। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज, पूरी दुनिया आज क्लाउड पे है। क्लाउड का मतलब बादल नहीं होता, क्लाउड का मतलब डिस्टेंट सर्वर्स, वो सर्वर जो आपके पास नहीं है, कहीं दूर दराज इलाके में है, और कहीं दूर दराज इलाकों में आप उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। वेंडर कंसोलिडेशन आईटी में एक ऐसा टर्म है जो आईटी कंपनीज़ को, अगर आप समझते हैं या अभी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो समझ लीजिए, हर कंपनी वेंडर कंसोलिडेशन के मोड में है। वेंडर कंसोलिडेशन मतलब अगर एक चीज़ के लिए, अगर 100 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, 100 अलग अलग नीड्स के लिए 100 अलग अलग वेंडर हैं, तो अब इन हाउस अंडर वन रूफ कौन वेंडर कितनी सर्विसेज दे सकता है, 15 वेंडर की जगह एक वेंडर अगर वो काम कर सकता है, वो कंसोलिडेशन चल रहा है पूरी दुनिया में। टीसीएस का ट्रस्ट तो है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर, टीसीएस का जो ट्रस्ट फैक्टर है दुनिया भर के कई बड़े देशों में, कई बड़ी कंपनीज़ के साथ ट्रस्ट फैक्टर, टाटा का मतलब ट्रस्ट तो है, तो टाटा कंसल्टेंसी का जो ट्रस्ट फैक्टर है बहुत काम आने वाला है। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग इनटू यूरोप एंड एशिया पैसिफिक टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंडेंस कंपनी खुद भी कम करना चाह रही है। एशिया पैसिफिक यूरोप के मार्केट्स में कंपनी खुद अपना एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। टीसीएस टाटा सन्स का एक वेल्थ इंजन है। तो ये तो अब तक मैंने बताया कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी न्यूज़ जो टीसीएस की स्टॉक परफॉर्मेंस को आने वाले समय में इम्पैक्ट कर सकती है। वो है कि एक तो Q4 की जो अर्निंग है वो मिस कर दी है।
लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 647 बिलियन के आसपास फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 का रेवेन्यू रहने वाला है, जो कि 644 बिलियन, मैं अरब की बात कर रहा हूँ, 644 अरब भारतीय रुपया अचीव किया, 648 अरब रुपए एंटिसिपेटेड के अगेंस्ट। थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, प्रोजेक्शन मिस किए हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की वीकनेस को ये कंपनी कारण ठहराती है। इस वजह से यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट, जो न्यूज़ इस समय टीसीएस के स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। यूएस टैरिफ पॉलिसीज़ हैव इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटीज़। जो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, अभी तो उन्होंने आई थिंक एक पॉज लिया है 6 महीने का। अनसर्टेनिटी तो आई है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से, जिससे क्लाइंट सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, आईटी स्पेंडिंग हर्ट हो रही है। कंपनी ने मैनेजमेंट कॉल में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि हम लोग डिस्क्रिशनरी, एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ स्टे विद मी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डील विन समिट चैलेंजेस। डिस्पाइट द चैलेंज, टीसीएस ने अभी कुछ नई डील्स हासिल की है, जिसमें से क्वार्टर 4 में $12.5 बिलियन की नई डील्स इन्होंने ली है। नॉर्थ अमेरिका की डील्स $6.5 बिलियन की रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। बाकी जाने देते हैं। अब अपन सीधा आ जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम अपन सीधा आ जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कॉल के ऊपर। कंपनी का मैनेजमेंट कॉल सिंपल है। पहली बात कंपनी स्टार्ट करती है बोलते हुए, द कंपनी ऑब्जर्व डिलीज इन डिसीजन मेकिंग अराउंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, एक ऐसा डिसीजन जो डिस्क्रिशनरी नेचर का है, यानी नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी नेचर का होता है, वो टीसीएस के क्लाइंट्स ने थोड़ा सा लेट डिसीजन लिया है। यानी सपोज़ मैं टीसीएस का क्लाइंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नया सर्वर बेस में डालना चाहता हूँ, मान लीजिए गुजरात के बड़ौदा में, और मेरी कंपनी चल रही है, लेकिन मैं एक्सपेंशन के लिए वडोदरा में डेटा सेंटर डालना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू द अनसर्टिनिटी ऑफ टैरिफ वॉर एंड बेसिकली टैरिफ वॉर के अनसर्टिनिटी की वजह से मैं इस डिसीजन को थोड़ा लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वेदर इट विल बी यूजफुल फॉर मी और नॉट। ये डिसीजन डिस्क्रिशनरी नेचर के हैं और उनके डिसीजन में टाइम लग रहा है टीसीएस के क्लाइंट्स की तरफ से। इस वजह से भी थोड़ा सा अनसर्टिनिटी डिमांड आई है, जो कि मार्च 25 से कंपनी ऑब्जर्व कर रही है। हालांकि कंपनी कहती है कि कोई मेजर प्रोजेक्ट रैम डाउन नहीं हुआ है अभी तक, बट एक अनसर्टिनिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। BFSI रिमेन्स रेजिलियंट। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस रेजिलियंट है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ नज़र आती है। इंश्योरेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम में नज़र आता है, लेकिन BFSI सेक्टर एज ए होल मजबूत नज़र आ रहा है, फ्यूचर ऑप्टिमिस्ट नज़र आ रहा है। कंपनी मेंटेन्स अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर FY26 टू बी बेटर देन फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 2025 से बेटर होगा फाइनेंशियल 2026, ये कंपनी एंटिसिपेट करती है। काफ़ी तरह की डील्स इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में की है, जिसमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल डील्स थी इन टीसीएस कंपनी में। देयर वाज नो मेजर चेंज इन स्प्लिट बिटवीन रिन्यूअल्स एंड न्यू डील्स विन। रिन्यूअल और नई डील्स के अंदर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट स्लिप नहीं हुए जो कंपनी एंटिसिपेट करी थी, सेम लेवल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। BFSI पॉजिटिव डिमांड नज़र आता है। BFSI सेक्टर टेक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, नए इनिशिएटिव्स ले रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर इज़ लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय टैरिफ। ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह है, उस सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट होने वाला है टैरिफ की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। टेस्ला के ऊपर इंडिया 110% ड्यूटी लगाता था, वो अब हमको कम करके 15% करनी पड़ी। ऐसे कई चीज़ें हुई हैं जो ऑटोमोटिव सेक्टर पे है, जिससे टैरिफ वॉर से दिक्कत आने वाली है। बाकी इस कंपनी के बारे में सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा फाइनेंशियल डिस्कस कर लूँ फाइनल। कंपनी का रेवेन्यू 2024 के अंदर 2,40,893 करोड़, मार्च 2020 में 1,56,000 करोड़, डेफिनेटली ए ग्रेट ग्रोथ। टोटल रेवेन्यू 2,45,315 इनका रहा मार्च 24 में, 1,61,541 मार्च 20 के अंदर था। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपए इनका 2024 का प्रॉफिट रहा था। वाई वी आर डिस्कसिंग 2024? 25 का क्वार्टर दे दिया ना इन्होंने, 25 का दे दिया ना इन्होंने, हम लोगों को 25 का ही करना है। वाई दे हैव नॉट अपडेटेड द 25? कोई बात नहीं, मार्च 24, अच्छा मार्च 25 का आ चुका है ना,
टाटा का क्वार्टरली रिजल्ट अगर आएगा तो एनुअल भी नेचुरली होगा, कोई बात नहीं, इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ डील। कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यूज़ कंफर्टेबल हैं। CAGR में बात कर चुका हूँ, स्क्रीनर पे मिलेगा। स्क्रीनर पे डेफिनेटली मिलेगा। मार्च 22, मार्च 25 क्वार्टरली है, टॉकिंग अबाउट क्वार्टर्स नॉट द क्वार्टर्स, एनुअल मार्च 25 के अंदर जो इसका सेल्स का डेटा है वो मुझे यहाँ मिल गया है 2,55,324 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू रहा है। जिसके बाद अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट 48,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है 46,000 करोड़ के मुकाबले, जो कि 2024 में था। 2014 की बात करूँ तो 19,000 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि 48,797 करोड़ रुपए 2025 के अंदर हुआ है, विच इज़ रियली ग्रेट। सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड 10 साल की 10% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 10% का है, स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 10% का है, 5 साल का 14% रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में CAGR 41% मेंटेन किया है। बहुत ही इंप्रेसिव बैलेंस शीट, बहुत ही इंप्रेसिव। हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कंपनी ने फ्री कैश फ्लो 464 अरब रुपए जनरेट किया है, फ्री कैश फ्लो। मतलब ये तो कैश रिच कंपनी है यार, ज़बरदस्त कैश रिच कंपनी है। आई थिंक डेट भी नहीं होगा इस कंपनी में तो। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड कुछ भी नहीं है यार। 840 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेड, इतने बड़े रेवेन्यू के लिए कुछ भी नहीं होता 840 करोड़ रुपए। शेयर होल्डिंग पैटर्न 71.77% प्रमोटर्स का, FII 12.68 जो कि कंसिस्टेंट ही लग रहा है, DII 10.86, पब्लिक का 4.63, गवर्नमेंट का 0.06। जिन स्टॉक्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके रखती है, आप मानिए वो तो वैसे भी स्ट्रांग होते हैं, कंपनी तो वैसे भी सॉलिड है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। अब कंपनी में ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, डेफिनेटली ग्राउंड से स्टार्ट किया है कंपनी ने। 1 अप्रैल 2005 में 181 रुपये का शेयर था, आज ये शेयर 3,248 रुपये का है। अपने पीक पे आई थिंक ये 4,553 पे रहा ये स्टॉक। कंपनी शानदार है, कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 83.6%। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 12.4 टाइम्स पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो TCS एक ऐसी कंपनी जो ट्रस्ट का दूसरा नाम है, दुनिया के कई देशों में काम करती है। AI के ज़माने में ये कंपनी मेक और ब्रेक के दौर में है, यही नहीं दुनिया की हर IT कंपनी इस समय मेक और ब्रेक के दौर में है। अगर AI सक्सेस होता है, और अगर AI सक्सेस होता है तो उन्हें कुछ कंपनियां डेफिनेटली ड्राइव करेगी, जिसमें TCS का बड़ा नाम डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर AI दुनिया को रूल करेगी तो TCS उसमें बहुत बड़ा चंक लेगा। यहाँ पर 3,248 रुपये का शेयर है। आज से 10 साल के बाद ये वीडियो रहेगा या नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी श्योर चाहे कुछ भी हो, सर्वर्स रहेंगे, क्लाउड सर्वर्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस होंगे। अगर हवा में उड़ने वाली कार बन भी गई तो भी समबडी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द IT पार्ट, और वो IT पार्ट यही कंपनियां मैनेज करेंगी। सो इट्स अ फुल प्रूफ कंपनी। आँख बंद करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप अपना रिसर्च करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका 3,000 30,000 हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद भी मार्केट को समझेंगे और उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल रिसर्च के साथ। मैंने इस बार ट्राई किया थोड़ा डिटेल में जाने का, बाकी पिछले वीडियोज़ के कंपैरिजन में। फ्यूचर में हम और डिटेल में जाएंगे। सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।